हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर कर रही हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी लैब रिपोर्ट शेयर करने वाली हूं। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि मेरे ट्रांसप्लांट को 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 2024 की मेरी फर्स्ट लैब है जनवरी मंथ की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और अपनी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी कि आफ्टर 6 ईयर मेरी कितनी मेडिसिन चल रही है और उसके कॉस्ट जो है वो कितनी आती है। तो रिपोर्ट शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूंगी जो आपने मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे भेजे थे, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी लैब रिपोर्ट जो है वो शेयर करूंगी। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछा है वो ऋषिक ने पूछा है। उनका क्वेश्चन है कि आप अपनी एक वीडियो बनाओ जिस पे आप अपनी फेवरेट हॉबीज़ और पास टाइम बताओ। देखो, फेवरेट हॉबीज़ और पास टाइम के लिए वीडियो नहीं, लेकिन मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है और मुझे घर के, जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर में कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। और आफ्टर ट्रांसप्लांट तो वो एक पैशन ही बन गया है, क्योंकि हर चीज़ जो है बाहर से नहीं मंगवा सकते, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ घर पे कुछ ना कुछ जो है वो नया नया बना के खाने का। और उसके बाद टाइम पास का पूछा है, तो टाइम पास करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि घर का जितना भी काम होता है वो सारा मैं खुद करती हूँ। मेरे पास कोई मेड नहीं है और जितना भी घर का पूरा काम करती हूँ। उसके बाद खाना हो गया, खाना बनाना तीनों टाइम का, घर को ऑर्गेनाइज करना, और उसके बाद जो टाइम बचता है तो शाम का जो टाइम होता है वो मेरी ट्यूशन क्लासेस का होता है। एक्चुअली मेरी एजुकेशन जो है वो MSc B.Ed है, तो बाय प्रोफेशन मैं एज अ टीचर हूँ। मैंने शादी से पहले टीचिंग की है, लेकिन उसके बाद तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने वो प्रोफेशन छोड़ दिया था। लेकिन 2011 से जब से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है तब से मैं घर पे ट्यूशन्स लेती हूँ और इवनिंग मेरी पूरी उसी में चली जाती है। तो आज मुझे इतने साल हो गए वो लेते हुए, लेकिन वो अभी मेरा एक पार्ट हो गया है लाइफ का। तो मुझे ऐसा कभी भी दिक्कत नहीं आई, चाहे डायलिसिस में है चाहे आफ्टर ट्रांसप्लांट है। लेकिन हाँ, मैंने एक साल, जो ट्रांसप्लांट के 1 साल तक मैंने वो ट्यूशन्स बंद रखी थी, उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू की थी। तो अभी वही है, उसके बाद टाइम ही नहीं बचता, बाकी एक्सरसाइज वगैरह अपनी और खाना पीना उसी में टाइम निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है प्रिया जायसवाल जी ने। उन्होंने पूछा है कि किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के दिन क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो देखिए, जिस दिन ट्रांसप्लांट होता है उस दिन कैडेवर का अलग प्रोसीजर रहता है और लिविंग डोनर वालों का अलग प्रोसीजर रहता है। तो जहाँ तक मेरी, पहले मैं बात करती हूँ एज अ कैडेवर, जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उससे पहले हमारी कोई तैयारी नहीं होती है। हमें सिर्फ 2 घंटे पहले पता चलता है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर हमें पहुँचना पड़ता है हॉस्पिटल। जैसे ही मुझे पता चला तो मैं, ऑलमोस्ट शाम का टाइम था और रात के 9 बजे तक हम लोग पहुँचे थे। और जाते ही पहले आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। जैसे ही ब्लड टेस्ट के लिए आप सैंपल देते हो तब तक वो आपको डायलिसिस के लिए बोल देते हैं, क्योंकि आप ट्रांसप्लांट से पहले एक डायलिसिस जो है वो ज़रूर करते हैं। जैसे उन्होंने मुझे सैंपल देने के लिए बोला और उसके बाद मुझे डायलिसिस सेंटर में भेज दिया गया। डायलिसिस होने के बाद जो भी 3, 4, 5 घंटे का प्रोसीजर रहता है, वो डायलिसिस करते हैं या कुछ भी और उनको लगता है कि चेकअप करना है, वो सारा चेकअप होता है। देन वो, तब तक आपकी रिपोर्ट्स भी आ जाती है और आपको फिर अगर कुछ भी ऊपर नीचे रहता है तो फिर शायद से वो कुछ और ट्रीटमेंट करते होंगे, लेकिन मेरे टाइम पे सब कुछ ठीक था, तो वो मुझे डायरेक्टली जो ऑपरेशन थिएटर में वहाँ पे लेकर गए थे। तो जिनका कैडेवर होता है उनका कोई भी ऐसे पहले से कोई तैयारी व्यारी नहीं होती, वो उसी दिन होता है। वो भी 6-7 घंटे के अंदर अंदर ही आपको रेडी कर देते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। लेकिन अगर आपकी कुछ भी ऐसे उनको रिपोर्ट्स में या फिर कुछ ऐसे फिजिकली आपको आप लग रहा है उनको कि कुछ तो प्रॉब्लम है, आप अनहेल्थी हो, तो फिर उस टाइम पे वो आपका ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, या फिर वो पहले आपको ट्रीटमेंट देंगे देन आपका ट्रांसप्लांट करेंगे। तो यहाँ तक लिविंग डोनर का है, उनका प्रोसीजर टोटली अलग रहता है। उनको 2 दिन पहले एडमिट किया जाता है, उनके डोनर को 1 दिन पहले एडमिट किया जाता है। उनकी पहले एडमिट करने का ये होता है कि उनके ऐसे प्रॉपर कोई टेस्ट वगैरह तो होते नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो मेजर टेस्ट होते हैं वो उनके ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो उस टाइम पे उनके सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, चेक करने के लिए कि बीपी कैसा है, ये वो, अगर कुछ भी उनको लगता है तो वो ट्रीट कर सकते हैं। देन उनका जो है वही सेम प्रोसीजर होता है ट्रांसप्लांट का। लेकिन हाँ, ट्रांसप्लांट से पहले एक इंजेक्शन लगता है
वो 1 से 1.5 लाख के बीच में होता है। वो ज़रूरी होता है, वो कैडेवर में भी लगता है, वो लिविंग डोनर में भी लगता है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो कम ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल या फिर अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन कैसी है, आपका डोनर के साथ आपके कितने जो है वो टेस्ट जो है मैच कर रहे हैं, कुछ उससे रिलेटेड होता है। लेकिन एस्टिमेशन जो है वो 1 से 1.5 लाख तक का वो खर्चा होता है। और एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है, ये मुन्ना सहम ने मुझे पूछा है कि आप कौन से हॉस्पिटल से कैडवर किडनी मिली थी, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। तो प्लीज़, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है आप मेरा हॉस्पिटल कौन सा था, मेरे डॉक्टर कौन से हैं, मैंने बहुत बार बताया है मेरा प्राइवेट था, कितना खर्चा आया, उससे रिलेटेड मैंने कैडेवर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस में ये बताया हुआ है और एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है। लेकिन जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हो तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे आप दूसरे की मेहनत की हुई वैल्यू नहीं करते हो। आप इतने वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन उसी वीडियो का कुछ लोग आप में से उसी वीडियो के नीचे क्वेश्चन पूछते हैं जो ऑलरेडी मैंने उसमें आंसर दिया होता है। इसका मतलब होता है कि आप वो वीडियो प्रॉपर देखते नहीं हो। तो ये बहुत ही लगता है कि जैसे आप लोगों को कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है दूसरे को काम करने में, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है चीज़ों वीडियो बनाने के लिए, टाइम निकालने के लिए। लेकिन एटलीस्ट 15-20 मिनट्स की वीडियो होती है, एक बार नहीं, लेकिन आप दिन में थोड़ी थोड़ी करके तो देख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर वीडियो देखो। आप लोगों के लिए वीडियो होती है, आप लोगों की जानकारी के लिए होती है। लेकिन जब आप मुझे बार बार वही चीज़ें पूछते हो जो मैंने ऑलरेडी बताई होती है, तो फिर ऐसा लगता है कि आप शायद वीडियोस देखते ही नहीं हो। आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही मतलब है कि क्वेश्चन पूछे और फटाफट से आंसर हो जाए, और फटाफट से होने वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ना ही कैडेवर के लिए आप फटाफट से अप्लाई करो और आपको मिल जाए। सबके लिए सब्र रखना ज़रूरी है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तो ये जो है आप इस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विशेष सिंह ने। उन्होंने पूछा है क्या ट्रांसप्लांट में दर्द होता है। तो जी, जब ट्रांसप्लांट होता है तो तब तो दर्द नहीं होता, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दिया होता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब आपको होश आता है तब तक ट्रांसप्लांट हो चुका होता है। और ऑब्वियस है, इतना बड़ा ऑपरेशन होता है और इतने ज़्यादा स्टिचेस लगे हैं, तो पेन होना तो नॉर्मल है। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा पेन नहीं होता कि आप टॉलरेट नहीं कर सको। पेन होता है, डॉक्टर उसके लिए पेन किलर भी जो भी उनको लगता है वो देते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पेन 1 महीने तक तो हल्का फुल्का पेन जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। जिस साइड पे आपका हुआ है ट्रांसप्लांट, उस साइड की तरफ सोना नहीं होता, सीधे सोना होता है। तो थोड़ी थोड़ी ऐसे प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि उससे डर लगे कि हाँ ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी बात है। तो सेम आगे भी किसी ने वही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा हॉस्पिटल बेटर है, कैडेवर में रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, गवर्नमेंट में करवानी चाहिए, प्राइवेट में करवानी चाहिए। तो उससे रिलेटेड अभी मेरी जो लास्ट वीडियो थी, आई थिंक वही थी, कैडेवर में कैसे नाम रजिस्टर करवाना है। उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कहाँ पे करवाना चाहिए, कितना। और उससे पहले भी जो मेरी ऐसे जितनी भी वीडियो होंगी जिससे जो आपके इन क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, तो इसी वीडियो के नीचे मैं उन वीडियोज़ के लिंक दे दूँगी। तो प्लीज़ आप उन वीडियो को अच्छे से वॉच करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। अगर देन फिर भी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं मे बी जिनके आंसर मैं वहाँ पे नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली मैं आपके वो क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको दूंगी। तो यही थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अदरवाइज़ और भी अगर क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप लोग जो है वो इस वीडियो के नीचे भी अपने क्वेश्चंस जो है वो छोड़ सकते हो, तो मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कर दूँगी। तो अभी आप लोगों के साथ मैं अपनी लैब शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो आप लोग जानना चाहते हो वो है क्रेटिनाइन जो है मेरा 0.9, एंड देन यूरिया है 45.2, एंड यूरिक एसिड है 4.97। जो मेरे डॉक्टर मेनली चेक करते हैं मैं वही बता रही हूँ। और हाँ, यूरिक एसिड के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम मेरा यूरिक एसिड हाई आ रहा था, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी यूरिक एसिड को कम करने के लिए। लेकिन मैंने कुछ तो वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, उस पर उन्होंने बोला था कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स जो है कम लेते हो तो आपका यूरिक एसिड जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो मैंने उस टाइम पे 10 और 15 दिन के लिए मैंने बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी मैं लेती थी मैंने टोटली बंद किए, क्योंकि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि शायद क्या इससे सचमुच वो कम होता है कि नहीं होता। तो जैसे ही मैंने आफ्टर 15 डेज़ मैंने यूरिक एसिड की रिपोर्ट करवाई तो वो और बढ़ गया था। देन मुझे लगा कि नहीं, ये यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस डालते हैं लोग, ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए,
ट्रांसप्लांट पेशेंट को वो चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी डाइट भेजते हैं, कितनी भी हेल्दी डाइट भेजते हैं। डाइटिशियंस बहुत ज़्यादा बैठे हैं, उनको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मेडिसिन के बारे में या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी उनको फॉलो करना चाहिए। तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप अगर ऐसा कुछ आता है तो अगर आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे हैं तो आपको मेडिसिन ही लेनी चाहिए। ऐसे जो यूट्यूब से एक्सपेरिमेंट बोले जाते हैं वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल बहुत कुछ है, कोई भी कुछ भी डाल रहा है, कोई भी ऐसे कोई तो वो कोई पेशेंट है ना ही कोई वो डॉक्टर है। तो अपनी अपनी जो जैसे जैसे किसी को समझ आता है उस हिसाब से वो किसी को डाइट रिकमेंड करते हैं। देखो जिनकी बॉडी तो नॉर्मल है उनको तो समझ आता है कि वो कुछ भी ट्राई कर सकते हैं अपनी बॉडी पे, लेकिन एज अ ट्रांसप्लांट पेशेंट हम लोगों के लिए वो जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो टोटली फेल हो गया था। मैंने उसके बाद जो मेरे डॉक्टर मुझे मेडिसिन देते हैं मैं वही खाती हूँ। मैंने इस चीज़ से रिलेटेड डॉक्टर से पूछा भी था कि यूरिक एसिड के लिए कुछ ऐसे तो नहीं है कि दालें वगैरह कम खानी चाहिए, तो ऐसा माना जाता है ना कि उससे भी बढ़ता है। तो डॉक्टर ने बोला था ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन जो जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करो, वो मेडिसिन देंगे, उस मेडिसिन से वो कम हो जाता है और नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो उसके बाद आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी अगर बढ़ता है तो वो नॉर्मल है। अगर किसी का ऊपर नीचे डाइट की वजह से रिपोर्ट्स ऊपर नीचे होती है, ऐसा नहीं है कि सबकी जो रिपोर्ट्स है एक जैसी ही रहती है। इसलिए यहाँ पे मैं वही आपको सजेस्ट करूँगी कि यूट्यूब से कोई भी, जैसे कोई भी आपको हेल्दी, ये चीज़ हेल्दी है, वो चीज़ हेल्दी है, हेल्दी चीज़ें भी सारी चीज़ें हम लोग नहीं खा सकते। तो इसलिए आप जो लोग हैं वो इस चीज़ का खास ध्यान, बाकी सब रिपोर्ट ठीक है, कैल्शियम वगैरह सब ठीक है। और उसके बाद मैंने और भी टेस्ट करवाए थे पूरी बॉडी के, वो सारे जैसे थायराइड के और लिपिड प्रोफाइल के, सबके सब टेस्ट ठीक है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ HB को लेकर मेरा थोड़ा कम है, HB 10.6 है। लास्ट टाइम भी इतना ही था, डॉक्टर थोड़ा सा उसके लिए बोल रहे थे मुझे कि आपका HB नहीं बढ़ता, तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं बढ़ रहा। मैं ऐसे कुछ प्रॉपर HB के लिए लेती भी नहीं हूँ, ना कोई मेडिसिन ले रही हूँ, ना ही कोई एक्स्ट्रा डाइट ले रही हूँ जिससे बढ़े। तो 10.6 था लास्ट टाइम भी, ऐसा इतना ही था 10.7 और 10.6 वो याद नहीं है, लेकिन उनका थोड़ा कंसर्न है कि हाँ थोड़ा ये बढ़ना चाहिए था। बाकी सब ठीक है, बाकी सारी की सारी रिपोर्ट्स ठीक है, इतना कुछ नहीं है। डॉक्टर इतना स्ट्रेस लेने को नहीं बोलते कि अगर छोटी छोटी जो चीज़ें इतनी सारी लैब टेस्ट में होती है उन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। जो मेन चीज़ें हैं यही है जिस पे डॉक्टर जो है मेन फोकस करते हैं, और इनमें अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो डेफिनेटली आपको मेडिसिन देंगे। उस मेडिसिन को आपको ध्यान से खाना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो इस सारी रिपोर्ट्स के अलावा मैंने टेक का टेस्ट भी करवाया था, जो 3.11 मेरी रिपोर्ट आई है। तो डॉक्टर ने बोला कि परफेक्ट है, मेरी मेडिसिन में उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो उनके हिसाब से वो जो है टेक लेवल भी परफेक्ट आ रहा है। ये था मेरा लैब रिपोर्ट। और उसके बाद आती है, आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि इतने सालों के बाद अभी मेडिसिन कितनी चल रही है। तो देखिए पहली बात, आप मेरी मेडिसिन के साथ अपनी मेडिसिन कंपेयर मत करना, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी के मेडिसिन अलग है। तो फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी मेडिसिन जो टेक की है, सुबह मॉर्निंग की 1 mg और इवनिंग की 1.5 mg चल रही है। और कौन सा ब्रांड मैं लेती हूँ वो जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे। सेकंड जो माइक्रोफिनोलेट है वो मेरी 350 चल रही है, मॉर्निंग एक इवनिंग एक। थर्ड है वाइसलोन जो मेरी 5 mg चल रही है। तो इन मेडिसिन के बाद मेरी जो है वो बीपी की मेडिसिन चल रही है, क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांट, पहले भी मुझे बीपी का इशू था, आफ्टर ट्रांसप्लांट भी मेरा बीपी का मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मुझे लेनी पड़ती है मेडिसिन, तो मैं लेती हूँ वो मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि क्यों दे रहे हैं मुझे, क्योंकि मेरी बॉडी मेरा बीपी जो है वो इंक्रीज़ करके बता रही है, तो उसके रिलेटेड मैं उसकी मेडिसिन लेती हूँ। कौन सी लेती हूँ वो मैं मेंशन करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। अगर आपको ऐसा कुछ रहता है तो प्लीज़ आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है आफ्टर ट्रांसप्लांट, अगर आपका बीपी जो है वो बढ़ रहा है तो। नेक्स्ट जो है मेरी मेडिसिन है वो PTH की है। वो ऑलरेडी मैंने बताया है कि मेरा PTH का इशू चल रहा था, अभी भी है, लेकिन उसका कुछ तो मैंने उसके रिलेटेड एक वीडियो डाली थी डिटेल में, उसका कुछ तो और भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उसकी वजह से मेरी, हाँ अगर PTH का ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो मेरी बाकी रिपोर्ट्स पे उसका इफेक्ट नहीं हो रहा। जितने 6 साल से मैं PTH की मेडिसिन साथ
खा रही हूँ, लेकिन अभी रिपोर्ट काफ़ी कम है, 100 से नीचे आता है मेरा PTH लेवल। मेडिसिन खाती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन बंद नहीं की है। एक्चुअली जो नेफ्रोलॉजिस्ट है उन्होंने बोला है कि आप बंद कर सकते हो, लेकिन एंडोक्राइन डॉक्टर ने अभी तक बंद नहीं की, तो मैं अभी ऑल्टरनेट डे पे वो जो है मेडिसिन ले रही हूँ। तो यही थे मेडिसिन, इसके अलावा मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ। अगर कुछ भी रहता है, अगर कुछ ऐसे विटामिन वगैरह की, मल्टीविटामिन की मेडिसिन, तो कभी कभी वो डॉक्टर दे देते हैं तो वो मैं खाती हूँ, अदरवाइज़ यही मेरी मेडिसिन चल रही है। तो अभी आप जानना चाहोगे कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है, जो आफ्टर ट्रांसप्लांट 6 ईयर आफ्टर ट्रांसप्लांट मेडिसिन की मैं कितनी कॉस्ट पे करती हूँ। तो एटलीस्ट आप ये सोच के चलो कि इसमें से PTH और जो मेरी BP के मेडिसिन है उसको अगर मैं निकाल देती हूँ तो जो बाकी मेडिसिन का खर्चा है 5 to 6,000 तक आता है। थोड़ा कम ज़्यादा वो हो सकता है, किसी की मेडिसिन इससे भी कम होती है, किसी की डोज इससे भी ज़्यादा होती है, और किसी कौन सी मेडिसिन ले रहे हो ब्रांड टू ब्रांड डिफ़र करती है, उनका प्राइस भी डिफ़र करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो चीज़ें डिफ़र करती है। तो मेन आपका यही है कि मैं, हाँ, अगर एस्टिमेशन पूछते हो तो 5.5 से 6 जो है सिर्फ जो ये टेक की मेडिसिन है वही चलती है। जो आफ्टर ट्रांसप्लांट जो अमीनो सप्रेसर हम लोग लेते हैं उसकी मेडिसिन अराउंड इतना जाती है। बाकी बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन वो मेडिसिन जो है वो डिफ़र करती ही है। और मेडिसिन से रिलेटेड मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहती हूँ, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कभी कभी क्या होता है कि इतने टाइम से आप मेडिसिन लेते हो, चाहे कुछ भी होता है, कभी कभी अलार्म बजता भी है। मैंने इतनी सालों से अलार्म लगा के रखा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन बीच में आके कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत बिजी होते हैं, तो क्या करते हैं उसको बंद करके या तो फिर हम कुछ और काम करने लग जाते हैं, या फिर हम ध्यान से निकल जाता है। तो ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है। और मेरी मेडिसिन का टाइम जैसे मॉर्निंग में रहता है 8:50 का टाइम है, और मैंने मेडिसिन, मुझे याद नहीं है कि मैंने अलार्म कब बंद किया, कब मैंने खाई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो 11 बजे जाके मुझे याद आया कि मैं कंफ्यूज हो गई कि मैंने खाई है कि नहीं खाई। तो तुरंत मैंने डॉक्टर को कॉल किया, तो मैंने उनको पूछा कि मैंने अपनी मेडिसिन का, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने खाई है कि नहीं खाई, तो क्या मैं दोबारा मेडिसिन, अभी 11 बज रहे हैं तो मैं मेडिसिन ले सकती हूँ? तो उन्होंने बोला नहीं, अभी मेडिसिन मत लो, अभी जो रात की आपकी डोज है वो आप प्रॉपर टाइम पे लेना। कभी ऐसा होता है तो प्लीज़ आप ओवरडोज मत लो, या फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो तब लेट डोज मत लो। अगर हो सके तो वो अवॉइड कर दो और आप शाम को लो। मतलब मेरे डॉक्टर ने ऐसा बताया है। आप एक बार अपने डॉक्टर से इस बात के लिए कंफर्म कर लेना कि अगर बाई चांस ऐसे होता है, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने तो उस टाइम पे मेरा फ़ोन उठा लिया था, और बहुत सारे आप में से लोग होंगे जिनका फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं हो पाता डॉक्टर से। तो इस चीज़ के लिए आप एक बार पूछ के रखना कि क्या आप कितनी देर लेट जो है मेडिसिन ले सकते हो, या फिर अगर मिस करते हो तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता। लेकिन मेरे डॉक्टर का कहना था कि अगर एक बार कभी मिस हो गया है तो इट्स ओके, आप इवनिंग की मेडिसिन जो है वो टाइम पे ले लेना। तो यही था एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर क्वेश्चंस है आपके तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।